सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सियासत की एक अलग बिसात बिछ रही है, जिस पर लगता है ध्रुवीकरण की चाल चली जा रही है। दरअसल ममता बनर्जी और आरएसएस बीजेपी एक बार फिर आमने सामने खड़े हुए हैं। इस बार वजह है मोहन भागवत के कार्यक्रम का वेन्यू। आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला और ममता सरकार पर क्यों लग रहे हैं ध्रुवीकरण के आरोप? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वार है पलटवार है, बंगाल एक बार फिर बयानों से लाल है। तृणमूल कांग्रेस और आरएसएस के बीच खींचतान एक बार फिर सामने आ चुकी है। 3 अक्टूबर को कोलकाता के महाजाति सदन में आरएसएस का एक कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत को स्पीच देनी थी, जिसका विषय था भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में सिस्टर निवेदिता की भूमिका। कार्यक्रम से पहले ही ऑडिटोरियम में आरएसएस की बुकिंग कैंसिल कर दी गई, तो अब विवाद गहराने लगा है। ऑडिटोरियम कमेटी इसके लिए वहां चल रहे रिपेयर वर्क का हवाला दे रही है, तो दूसरी ओर आयोजकों को इसमें सियासत नजर आ रही है। दरअसल ये ऑडिटोरियम बंगाल सरकार के अधीन आता है और ऐसे में बुकिंग कैंसिल होना सियासी संग्राम का सबब बन चुका है। ऐसे कार्यक्रम में वेन्यू को लेकर इस प्रकार की बाधा डालकर किसी न किसी प्रकार उस कार्यक्रम को न होने की जो साजिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। ये इस पार्टी का एक इंटॉलरेंस का एक नमूना है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई प्रोग्राम है अक्टूबर में, एक छोटा हॉल कलकत्ता में, एक हॉल में 1 महीना आगे वो हॉल का नोटिस दे दिया क्योंकि उस हॉल में कुछ मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, तो 10-12 प्रोग्राम कैंसिल हो गया। थोड़ी एक किसका प्रोग्राम है किसका नहीं प्रोग्राम है थोड़ी पता। पश्चिम बंगाल में ये पहला मौका नहीं है जब संघ और ममता बनर्जी के बीच तकरार ठनी है। इससे पहले भागवत की रैली पर भी रण ठन गया था और वीएचपी के कार्यक्रम पर भी सियासत गर्मा चुकी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल एक ऐसे राजनीतिक रण का अखाड़ा बन गया है जहां खुलकर वोट बैंक की खेती की जा रही है। देवजानी चौबे, न्यूज नेशन, कोलकाता। और विवादों की बात करें तो पिछले लंबे वक्त से ममता बनर्जी और आरएसएस बीजेपी के बीच खींचतान चली आ रही है। कई ऐसे वाकये हुए हैं जब दोनों आमने सामने खड़े नजर आए हैं। ममता सरकार ने 30 सितंबर शाम 6 बजे से 1 अक्टूबर तक विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ममता ने तर्क दिया कि मुहर्रम की वजह से देवी प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगाई गई है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। ममता पर आरोप लगे कि एक खास समुदाय को खुश करने की कोशिश हो रही है। जुलाई 2017 में फेसबुक पोस्ट पर बवाल मचा। राज्यपाल और ममता सरकार के बीच विवाद बना ये फेसबुक विवाद। इससे पहले मार्च ममता ने विद्या भारती के 125 स्कूलों को नोटिस जारी किया था। धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने और राज्य द्वारा अनिवार्य पाठ्यक्रम न पढ़ाने के आरोप में ये नोटिस जारी किया गया। इससे पहले आपको बताएं, जनवरी 2017 में आरएसएस और ममता बनर्जी सरकार के बीच हिंदू सम्मेलन को जमीन न देने पर बवाल बढ़ा। 14 जनवरी को मोहन भागवत कोलकाता में सभा को संबोधित करने वाले थे। पुलिसकर्मियों की कमी का हवाला देते हुए कोलकाता पुलिस ने आवेदन खारिज कर दिया और अब ये ताजा विवाद इस ऑडिटोरियम के वेन्यू को कैंसिल करने का है, रिपेयर का हवाला देकर। ये ऑडिटोरियम भी बंगाल सरकार के अधीन है, यानी मोहन भागवत का कार्यक्रम एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया। करीब 73 दिनों के डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन आज आमने सामने थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज मुलाकात हुई। गर्मजोशी भी नजर आई और एक बार फिर पंचशील के सिद्धांतों का राग अलापा गया। कहने सुनने में तो ये दोनों मुल्कों के लिए बड़ी अच्छी बातें हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या पंचशील की आड़ में चीन का एक बार फिर कोई धोखा छिपा है? क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बीच ही 1962 की जंग लड़ी गई थी। तो क्या चीन एक बार फिर पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाकर फिर उसी तरह का चक्रव्यूह तो नहीं रच रहा? डोकलाम पर दंगल खत्म हुआ। चीन की धरती से नापाक आतंक पर हुआ वार। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। चीन और हिंदुस्तान के हुक्मरान एक बार फिर दूरियां पाटने में जुट गए हैं। शियामेन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले तो एक बार फिर से माहौल में गर्मजोशी नजर आई। लगा जैसे विवाद बीते दिनों की बात है और दोनों नेता रिश्तों की नई डगर पर चलने को बेताब है। करीब 1 घंटे की मुलाकात में कई अहम बातें हुई। दोनों मुल्क सरहद पर अमन का माहौल बनाए रखने के लिए राजी हो गए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बेहतर करने पर सहमति बनी।
ताकि डोकलाम जैसे हालात दोबारा न बने, तो वहीं चीन ने पंचशील के 5 सिद्धांतों पर भारत के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। It was a forward-looking meeting. I think there was a sense that if the relationship is to go forward, then peace and tranquility on the border area should be maintained. जाहिर है भारत और चीन दोनों ये समझ रहे हैं कि तकरार दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं, और ऐसे में दशकों पुराने पंचशील का सिद्धांत याद किया जा रहा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को पंचशील के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक दूसरे की रीजनल इंटीग्रिटी और संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरे देश के अंदरूनी मसलों में दखल न देना, एक दूसरे पर हमला न करना, आपसी सहयोग, एक दूसरे के हितों को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की पॉलिसी पर अमल करना शामिल है। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पंचशील पर चीन का राग भरोसे लायक है, या फिर NSG और आतंकवाद पर पाकिस्तान के हमदर्दी जैसे मुद्दों के बीच दोस्ती दम तोड़ देगी? क्योंकि 1954 में पंचशील के करार के 8 साल बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हवा हो गया था और चीन ने पीठ पर वार किया था। तो ड्रैगन के वादों पर हिंदुस्तान को रहना होगा चौकस, रखनी होगी हर चाल पर नजर। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। ब्रिक्स समिट से इतर मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे से हाथ मिलाते दिखे, तो दूसरी ओर ब्रिक्स में भी हिंदुस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिलती दिखी। पहली बार लश्कर और जैश को ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित किया गया। संयुक्त घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया, लेकिन लगता है जैसे इसके बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां छिपे आतंकी बौखला गए। जहां पाकिस्तान ने इस डिक्लेरेशन को मानने से ही इनकार कर दिया, वहीं जमात उद दावा के सरगना अब्दुल रहमान मक्की ने एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, और वो भी लाहौर से कश्मीर में हमले तेज करने की खुली धमकी दी। डोकलाम पर दंगल खत्म हुआ। चीन की धरती से नापाक आतंक पर हुआ वार। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो, फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखता है अपने शहीदों की। ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान के आतंक परस्त होने की पोल खुली तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को आग लग गई। पाकिस्तान में बैठे आतंक का ये शख्स जिंदा सबूत है, जो पूरी दुनिया को खुलेआम बता रहा है कि पाकिस्तान आतंक के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। आतंकी संगठन जमात उद दावा का मुखिया अब्दुल रहमान मक्की हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने की धमकी दे रहा है। हमारा असल मसला भारत के साथ है, आजादी कश्मीर का, तकमील पाकिस्तान का, शाहरख को छुड़ाने का, कश्मीरियों की मदद करने का, वहां से हिंदू फौज को निकालने का, उन मुसलमानों 1.25 करोड़ कश्मीरियों को आजाद कराने का। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि लाहौर में एक आतंकी खुलेआम रैली करे, आतंक फैलाने की बात करे और खुला घूमे। जरा सुनिए पाकिस्तान का पाला पोसा आतंकी कैसे जहर उगल रहा है। और कोई हल 70 साल तुम हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सके, अब कर रहा है जिहाद मसले का हल। आज मुजाहिद खड़ा है खून देने के लिए पाकिस्तान के हक में। इतना ही नहीं, दहशतगर्दों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये आतंकी पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी खुलेआम ललकार रहे हैं। हमने कहा था हुक्मरानों जिहाद से पंगा न लेना, जिहाद को अल्लाह चलाता है, जो जिहाद को रोकना चाहता है अल्लाह उसको धक्का दे देता है। पाकिस्तान को आतंकियों का मुल्क ना कहें तो भला क्या कहें। दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेपर्दा हो चुका है। देखिए ऐसी स्टेटमेंट्स ये मक्की की पिछले कई सालों से आ रही हैं और हमें इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें अपना गार्ड है उसको लोअर नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जो बाहर के कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स दे, बंदर के करे, कुछ भी करे, उसकी हमको ज्यादा उसके बारे में सोच विचार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान को दहलाने की धमकी देने वाले आतंकी संगठन राजनीतिक दल के रूप में सामने आकर अपनी पैठ बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिन में ये भारत के लिए और भी खतरनाक साबित हो जाएंगे।
आने वाले समय में तो अब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर-ए-तैयबा है, इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, कुछ और संगठन है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना रहे हैं, तो अब मिलिटेंट होंगे और इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी पाकिस्तान में, तो बहुत ख़राब वक्त आ रहेगा। अब्दुल रहमान मक्की मुंबई हमलों का मोस्ट वांटेड आतंकी भी है। ये खुलेआम जहर उगलता है, लेकिन पाकिस्तान है कि उसको इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता और यही आतंकी पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित होते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब पीएम मोदी के म्यांमार दौरे से रोहिंग्या मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें थी। म्यांमार में हुए अत्याचार के बाद बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान भारत में शरण लेना चाहते थे, लेकिन हाल में उन्हें वापस भेजने के मुद्दे ने उनकी परेशानियों को फिर बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को मिलेगी राहत या उन्हें भारत छोड़कर जाना होगा? और क्या होगा म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का? रोहिंग्या मुसलमानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और उनकी निगाहें दो मसलों पर टिकी हैं। वो एक तरफ पीएम मोदी के म्यांमार दौरे पर नजर गड़ाए हैं, तो वहीं वो 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई और नतीजे का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर समेत देश के कई इलाकों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर पिछले दिनों कई सवाल उठे थे। उसके बाद बड़े पैमाने पर रोहिंग्या लोगों को वापस भेजने की मांग उठने लगी। मुद्दा गरमाया तो सरकार को सामने आना पड़ा। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने साफ कहा कि देश में काफी संख्या में रोहिंग्या अवैध तरीके से रहते हैं और आतंकवादी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सरकार ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजेगी। No human rights organization or no other country can accuse India of intolerant or dealing with Rohingyas in a very inhuman manner. They are illegal immigrants in India. Deportation has to be through a legal process. We are not going to use force to throw out anybody. So such images were painted as if we are very inhuman. We are not. In fact, no other country has accepted as much refugees as India has accepted. रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 14,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्या मुस्लिम हैं। वहीं अवैध तौर पर करीब 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम आबादी का अनुमान है और म्यांमार सरकार इन्हें वापस लेने से इनकार कर रही है। वहीं कहा यह भी जाता है कि म्यांमार में इन पर सेना इतने अत्याचार करती है कि देश छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेना इनकी मजबूरी है। यही वजह है कि कुछ मानवाधिकार संगठन रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने का विरोध कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात मोदी सरकार के काले धन पर एक और प्रहार की करते हैं। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार ने 2,09,032 कंपनियों के बैंक अकाउंट पर रोक लगा दी है। यानी कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। जो छोटी कंपनियां बना के काले धन को सफेद करने की कोशिश होती थी, इस पर रोक लगी है। इनके रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए गए हैं। ये वो फर्जी कंपनियां हैं जिन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने नोटबंदी के बाद बैन किया था। ये कार्रवाई कंपनी एक्ट के सेक्शन 248 के तहत की गई है। इन कंपनियों के नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। दरअसल शक था कि ये कंपनियां शेल कंपनी के तौर पर काम कर रही थी, जिन्हें टैक्स चोरी और काला धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लखनऊ में आज टीचर्स डे के दिन शिक्षकों पर लाठियां भांजी गई। जहां एक तरफ लखनऊ में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं उनके राज्य के शिक्षक लखनऊ की सड़कों पर लाठियां खा रहे थे। दरअसल यूपी में शिक्षा प्रेरक संघ के सैकड़ों शिक्षक 3 साल से वेतन न मिलने से नाराज थे। अपनी मांगों को लेकर वो पूरे प्रदेश में हजारों शिक्षक लखनऊ में जमा हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद शिक्षक विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कि तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दी। पुलिस के लाठी चार्ज में दर्जनों शिक्षक घायल हो गए। वहीं एक महिला बेहोश भी हो गई और हालांकि अभी खबर आ रही है कि अभी इनका वेतन जो है वो बढ़ाया गया है। 30 महीने का बकाया इन्हें मानदेय दिया जाए, उन्हें संविदा में रखकर समायोजित किया जाए। अधिकतम भारांश 25 से बढ़ाकर 30 किया जाए। ये यूपी में प्रेरक शिक्षकों की मांग है और अंकों के आधार पर मेरिट बने, न कि ग्रेड के आधार पर। ये तमाम प्रमुख मांगे लेकर ये लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षक दिवस के मौके पर भी आज जब विरोध हुआ तो ऐसे में
पुलिस ने इन पर लाठियां बांधी और बताया जा रहा है कि एक प्रेरक शिक्षक का तो सर भी फूट गया। और अब बात उत्तर प्रदेश में दौड़ती मेट्रो ट्रेन की करेंगे, लेकिन मेट्रो ट्रेन के आगाज से ज्यादा सुर्खियां बनी मेट्रो का श्रेय लेने की होड़। मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और मेट्रो को अपनी उपलब्धि बना रहे थे, तो पूर्व सीएम ने इसे समाजवादी पार्टी का सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया। नवाबों के शहर में मेट्रो का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन लखनऊ तक मेट्रो कैसे पहुंची, इस बात को लेकर सियासी क्रेडिट लेने की होड़ भी तेज हो गई। लखनऊ में मेट्रो का आगाज धूमधाम से किया गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। पहले फेज में अभी ये मेट्रो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक जाएगी। लेकिन लखनऊ में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत से ज्यादा सुर्खियां इसके क्रेडिट लेने के लिए मची होड़ की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक कामयाबी बताया और कहा कि जल्द ही यूपी के दूसरे शहरों में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण है लखनऊ वासियों के सामने। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग प्रदेश के अन्य महानगरों में भी कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, झांसी जैसे शहरों में भी मेट्रो की सुविधाएं देने में सफल होंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो के लिए अपनी सरकार को श्रेय दिया। अखिलेश सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, इंजन तो पहले ही चल दिया था, डिब्बे तो पीछे आने ही थे। वैसे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लखनऊ में भले ही मेट्रो शुरू हुई हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया था। ये अलग बात है कि विकास का दूसरा नाम बन चुकी मेट्रो पर अब सियासत हो रही है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, श्रेय की बंदरबाट वहां मची हुई है नेताओं के बीच, लेकिन लखनऊ के लोगों को तो एक सौगात मिल ही गई और उनका सफर आसान हो गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं रोमांच की सवारी, एक ऐसी बाइक जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये बाइक फर्राटा ही नहीं भरती, हवा में बातें करती है। हवा में उड़ती हुई इस बाइक का नाम है होवर बाइक। रूस की बनी होवर बाइक जितनी रोमांचक है उतनी ही महंगी भी है। बताया जा रहा है कि अगले साल ये बाइक जब मार्केट में उतरेगी तो इसकी कीमत करीब 40,000 पाउंड होगी। तो हवा से बातें करती हुई ये है रशियन मेड होवर बाइक। रूस में बनी ये होवर बाइक जो है कि ट्रैफिक से भी आपको कुछ निजात दिलाएगी, लेकिन अपने आप में एक अलग तरह का सफर होगा ही। और आइए अब आपको दिखाते हैं सड़क पर उतरे जन सैलाब की तस्वीरें। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं, जहां कर्ज माफी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान सड़क पर उतरे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों किसान किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, किस तरह से ये किसान जो हैं लामबद्ध हुए हैं और इनकी मांग है कि इनकी कर्ज माफी की जाए। जिस तरह से हाल ही में एक परिपाटी शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में, आपने चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा रखा, महाराष्ट्र में आपने किसानों की कर्ज माफी की बात की, तो एक तरह से ये जो पूरी कवायद है वो अब एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैलती जा रही है। और अब राजस्थान के किसान जो हैं वो उठ खड़े हुए सड़कों पर उतर आए और कर्ज माफी की मांग सरकार के सम्मुख रख रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं।